स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस अध्याय 3 धातु एवं अधातु। तो इसमें धातु अधातु मेन है कि धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है। अगर इनके गुणों को हम लोग जान जाएंगे तो ये अध्याय पूरी तरह से हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे धातुओं के भौतिक गुण के बारे में। भौतिक गुण क्या है ना। धातुओं के भौतिक गुण, धातु क्या है, एक प्रकार से लोहा मान लीजिए। लोहा क्या है, होता है धातु होता है। तो धातु, लोहा ठोस भी होता है। अगर उसको अगर ऐसे रगड़ देंगे तो क्या चमकीला हो जाएगा। कोई भी धातु हो, अगर उसको घर्षण कर देंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, चमक आ जाता है एक प्रकार से। तो एक गुण होगा कि धातु ठोस भी होते हैं और चमकीले भी होते हैं, है ना। और ये ऊष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। सुचालक का मतलब होता है कि ऊष्मा, जैसे लोहे को एक किनारे से गर्म करेंगे तो दूसरे किनारे पर क्या हो जाएगा। अगर जैसे ये लोहा है, इस किनारे से हम गर्म करेंगे तो यहाँ हीट कर रहे हैं तो यहाँ भी हीट पहुँच जाएगा, ठीक है। तो यह मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह पहुँच जाना, ठीक है, स्थानांतरण हो जाना क्या है, सुचालक है ना। सुचालक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँच जा रहा है, ठीक। तो ये ऊष्मा का भी सुचालक है और विद्युत का भी सुचालक है। मतलब कि करंट जो है, जैसे यहाँ पे हमने क्या है, करंट लगाया, ठीक है, तो यहाँ भी करंट पहुँचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊष्मा एवं विद्युत का क्या है, सुचालक होता है। और एक गुण और है, धातुओं के भौतिक गुणधर्म हम पढ़ रहे हैं कि एक गुण और है, ठीक। हम धातुओं के गुण पढ़ रहे हैं तो एक गुण क्या है, एक गुण जो होता है धातुओं का कि ये जो है धातुएं तन्य होती हैं। क्या होती हैं, तन्य होती हैं। तो इस प्रकार से धातु तन्य का मतलब होता है उसको खींचने पर ये फैल जाएंगी तार के रूप में, है ना। तो कोई धातु हो कि उसमें क्या होगा, खींचने पर क्या होता, फैलाव होता है। तो धातुएं तार की तरह खींची जा सकती हैं, तो क्या होती है, धातुएं तन्य होती हैं। धातुएं जो होती हैं आघातवर्ध होती हैं। आपकी किताब में लिखा गया है धातुएं क्या होती हैं, आघातवर्ध होती हैं। आघातवर्ध, आघात मतलब क्या होता है, चोट पहुंचाना। अगर धातुओं को हम पीटेंगे तो ये क्या होगा, ये चादर के रूप में क्या होती हैं, फैल जाती है। तो मतलब धातुओं को पीट पीट कर फैला देना क्या है, आघातवर्धनीयता है। ये धातुएं ध्वनिक होती हैं, मतलब इसमें क्या होता है, पीटने पर क्या होता है, आवाज आता है। तो ये तो गुण हुआ। तो जो हमने पढ़ा है, तो पहला क्या पढ़ा है कि धातु जो होती हैं, धातु ठोस होती हैं और क्या होती हैं, चमकीली होती हैं। चमकीली है ना, चमकीले कह सकते, चमकीले होते हैं, ठीक। ये पहला गुण हमने पढ़ा। और दूसरा क्या पढ़ा, ऊष्मा विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ऊष्मा और विद्युत का क्या होगा, सुचालक होगा, का सुचालक, ठीक है। ये ऊष्मा और विद्युत का क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। इसमें तीसरा हम लोगों ने पढ़ा कि धातुएं क्या होती हैं, तन्य होती है ना। तीसरा क्या होता है, तन्य। और चौथा जो होता है आघात वर्धनीयता होती है। आघात वर्धनीयता मतलब कि इसको पीटने पर क्या होता है, चादर की तरह फैल जाता है। आघात मतलब होता है चोट पहुंचाना, ठीक है, होती हैं। और पांचवा अगर हम पढ़ें कि धातुएं क्या होती हैं, ध्वनिक होती हैं। ध्वनिक होती हैं मतलब इसमें अगर किसी धातु को जैसे आपस में लड़ा देंगे तो उसमें क्या होता है, आवाज़ निकलता है ना। धातुएं क्या होती हैं, ध्वनिक होती हैं, मतलब आवाज़ फैलाती हैं, है ना, आवाज़ करती हैं धातुएं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा कि धातुओं के गुण क्या हैं। आघातवर्धनीयता बहुत आता है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि आघातवर्धनीयता क्या है। तो इसको हम लिखेंगे, कुछ धातुएं पतली चादर के रूप में क्या होती हैं, फैलाई जा सकती है ना। कुछ धातुएं क्या होती हैं, पतली चादरों के रूप में फैलाई जा सकती हैं। इस गुण को वर्धता कहते हैं, आघात वर्धता कहते हैं।
इसको इंग्लिश में कर पढ़ेंगे मेलिएबिलिटी, है ना। आघात वर्धनीयता को क्या कहते हैं? मेलिएबिलिटी कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार हम लोग आघात वर्धनीयता। अब तन्यता क्या होता है? तन्य होती हैं। तन्यता धातु में क्या होती है? तन्यता होती है, कह सकते हैं। तो तन्यता का मतलब होता है धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। तो इस प्रकार से धातुएं क्या हो सकती हैं? तन्य हो सकती है। मतलब खींचने पर क्या होता है? एक पतले तार के रूप में बनाया जा सकता है खींचकर, उसे क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। ये तो बात हुई धातुओं की। अब हम अधातु के बारे में पढ़ते हैं। आप लोगों को धातु जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। किताब में जो आपके दिया गया है धातु एवं अधातु, तो हम लोग पढ़ रहे थे धातु के बारे में। धातु चमकीले होते हैं, ठोस होते हैं, ऊष्मा विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। धातुएं क्या होती हैं? तन्य होती है, मतलब तार, पतले तार के रूप में फैलाई जा सकती हैं, है ना। और धातुएं आघात वर्धनीयता होती है, मतलब पीट पीट कर क्या है? चादर के रूप में फैलाया जा सकता है, ठीक है। अब उसके बाद धातुएं क्या होती हैं? ध्वनिक होती हैं, मतलब ये क्या करती हैं? आवाज़ फैलाती है, मतलब कि लड़ने पर या एक जगह रखने पर आवाज़ करेंगी, है ना। ध्वनिक होती है। तो हम लोगों ने धातुओं को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया। अब आती है बारी आधातु की। आधातु आधातु क्या होते हैं? आधातु जैसे कुछ हम गैसें ले लेते हैं, जैसे गैसें क्या? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्या कार्बन, सल्फर, ये सब क्या होती हैं? अधातुएं होती हैं, है ना। जैसे प्लास्टिक है, ये भी क्या है? अधातु है ना। तो ये क्या होती हैं? इसके हम इसमें भी क्या होता है? इसमें धातु की तरह कोई गुण अधिकतर नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसमें आघात वर्धनीयता होगी, है ना। आघात मतलब न पीटने पर क्या होता है? पीटने पर टूट कुर्सी को पीटेंगे क्या है? टूट जाएगा, है ना। तो क्या होता है? आघात वर्धनीयता नहीं पाई जाती है, मतलब इसमें आघात चोट नहीं सह पाता, ठीक। तो तन्यता भी नहीं होती, मतलब अगर खींचेंगे तो क्या है? इसमें फैलाव ज़्यादा नहीं होगा, है ना। तो ये क्या होते हैं? ये ना तो आघात वर्धनीयता होती है और ना तो तन्यता होती है, ये भी नहीं होती। और उसके बाद ये क्या होते हैं? ये जो होते हैं ऊष्मा विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, है ना। ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक, ठीक। तन्यता, आघात वर्धनीयता, आघात घ है, आघात वर्धनीयता, वर्धनीयता, ये सब क्या है? ये नहीं पाई जाती हैं, है ना। और लेकिन क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। कुचालक होते हैं किसके? विद्युत और ऊष्मा के, ठीक है। विद्युत और ऊष्मा, ठीक है। विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम जान लें, कार्बन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये सब क्या होते हैं? ये सब क्या होते हैं? विद्युत अधातुएं होती हैं। इसमें इतने सारे गुण जैसे धातुओं में पाए जाते थे, इसमें अपने विशेष चमक नहीं पाई जाती, ठीक है। इसमें क्या? धातुओं में एक विशेष चमक होती है अपनी अपनी धातुओं की, है ना। जैसे क्या? सोना भी एक धातु है, इसमें अपना बहुत बढ़िया चमक है। चांदी भी क्या है? विशेष चमक होता है। धातु में चमक होता है, लेकिन ये सब प्लास्टिक के, जैसे प्लास्टिक हुए, कार्बन हुए, सल्फर हुए, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इसमें क्या है? अपनी खुद की विशेष चमक नहीं होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने धातु अधातु के बारे में जाना। अधातुएं क्या होती हैं? चमकी। अब एक बार और जान लें कि अधातुएं क्या होती हैं? चमकीली नहीं होती, बिल्कुल उसी के जैसे धातु को लिखित थे उसका विपरीत होगा। इसमें ठोस और चमकीले नहीं होते हैं, ठोस भी ज़्यादा नहीं होगा, ठीक। अधातु तो ये क्या होते हैं? विद्युत ऊष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। धातुओं में तन्यता नहीं पाई, अधातुओं में तन्यता नहीं पाई जाती, है ना।
अधातु में आघात वर्धनीयता भी नहीं पाई जाती, मतलब उसको पीट भी नहीं सकते पूरा, पीटेंगे तो क्षणभंगुर है, टूट जाएगा। अधातु जो होते हैं आवाज़ नहीं करते हैं, बहुत कम आवाज़ करते हैं अधातु में, है ना। इसमें धातुओं की तरह ध्वनिक नहीं होता है ना, धातुओं की तरह ध्वनिक नहीं होता, मतलब जो अधातु होंगे ध्वनिक नहीं होंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसी धातु अधातु हैं जिनके अन्य गुणधर्म पड़ेंगे, है ना। धातुओं अधातुओं के अन्य गुणधर्म, धातु और अधातु, अधातु गुण लिख देते हैं, धातुओं, धातु गुण लिख दें क्योंकि और सारे धातु पढ़ना है। धातुओं और अधातुओं का कुछ अन्य गुणधर्म आपके बुक में दिया गया है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से 1 नंबर में से प्रश्न उड़ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। अन्य गुणधर्म, तो गुणधर्म हम पढ़ेंगे, अन्य गुणधर्म क्या होते हैं। जैसे क्या है कि पारा जो होता है, आप लोग पारा देखे होंगे ना। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर ठोस नहीं रहती, है ना। और वो हमेशा क्या होगी, कमरे के तापमान पर लिक्विड अवस्था में रहेगी, मतलब द्रवित अवस्था में रहेगी। लेकिन ये क्या है, पारा क्या है, धातु है, एकमात्र ऐसी धातु है पारा जो कमरे के तापमान पर, ठीक है, लिक्विड अवस्था में रहती है। हमने अभी पढ़ा कि पारा धातु क्या होते हैं, पारा क्या है, धातु है। धातु क्या होते हैं, ठोस होते हैं, चमकीले होते हैं। लेकिन क्या है, एकमात्र ऐसी धातु पारा है जो क्या होता है, जो द्रव अवस्था में रहता है। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा ठोस होता है, लेकिन ये क्या है, एकमात्र ऐसी धातु है पारा जो कमरे के तापमान पर लिक्विड अवस्था में रहेगी, है ना, लिक्विड अवस्था में रहती है। अब देखिए दूसरा, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अधातु क्या होते हैं, अधातु चमकीले नहीं होते। लेकिन क्या होता है, आयोडीन जो होता है, आयोडीन एक अधातु है ना। आयोडीन, आयोडीन, आयोडीन क्या होता है, अधातु होता है। जो कि हमने पढ़ा कि अधातु जो होते हैं वो विशेष चमक नहीं होती अपनी खुद की, है ना। लेकिन क्या होता है, आयोडीन अधातु के रूप में ये क्या है, ये चमकदार होता है ना। अधातु तो है लेकिन ये क्या होगा, आयोडीन चमकदार है, जो धातुओं का एक क्या है, भौतिक गुण है। ठीक है, चमकदार है, चमकदार होना क्या होता है, धातुओं का भौतिक गुण है। लेकिन आयोडीन क्या है, अधातु होते हुए भी क्या है, चमकदार। ठीक है, तो इस प्रकार से और हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कार्बन क्या है, कार्बन जो है अधातु होते हुए भी, है ना। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे कार्बन के बारे में। कार्बन अधातु होते हुए भी क्या है, विभिन्न रूपों में क्या होता है, मौजूद होता है ना। तो ये विभिन्न रूप में जो मौजूद होते हैं, तो इनके रूपों को हम क्या कहते हैं, अपरूप कहते हैं। कार्बन के जो अन्य रूप होते हैं उसी को क्या कहते हैं, अपरूप कहते हैं, है ना। कार्बन से ही अपरूप का निर्माण, अपर रूप, अपर रूप, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, एलोट्रॉप। क्या कहते हैं, एलोट्रॉप इंग्लिश में। एलोट्रॉप क्या होते हैं, ये अपरूप के बारे में पूछता है कभी कभी कि एक धातु अधातु है ना। कार्बन क्या है, अधातु है, अधातु होते हुए भी, है ना, अधातु के रूप में ये अनेक रूपों में मिलता है। ठीक है, कार्बन एक अधातु के रूप में कार्बन विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है, और इसके रूपों को हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉप कहते हैं, एलोट्रॉप। ठीक है, जो कि हीरा जो है, हीरा क्या कहते हैं, हीरा, हीरा भी कार्बन का अपरूप है, अपर रूप है। तो हीरा जो होता है, हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है जो प्राकृतिक, है ना। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है, और इसमें
उच्च पिघलने के साथ साथ क्वथनांक भी होता है ना। क्वथनांक भी क्या होता है? हीरा जो है प्राकृतिक पदार्थ है, इसमें उच्च पिघलने के साथ साथ क्वथनांक भी बहुत होता है ना। तो जैसे ग्रेफाइट ले लिए। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का अपरूप है। कार्बन के अपरूप के रूप में जो कि क्या है, हमने कहा कि कार्बन अधातु है, लेकिन ग्रेफाइट भी अधातु है ना। ग्रेफाइट अधातु है, लेकिन ये क्या है? ये विद्युत का सुचालक। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो अधातुएं होती हैं उसमें विद्युत की क्या होती है? कुचालक। लेकिन ये ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट क्या है? सुचालक है। ये क्या है? अधातु होते हुए भी, ठीक है, अधातु होते हुए भी क्या होता है? सुचालक होता है ग्रेफाइट। क्योंकि कार्बन का अपरूप है, कार्बन के जितने अपरूप मिलेंगे क्या होंगे? अधातु होंगे। तो इस प्रकार से ग्रेफाइट को हम कह सकते हैं कि ये क्या है? सुचालक है। सुचालक काहे से? ग्रेफाइट देखे होंगे कि जो पेंसिल की नोड होती है बीचों बीच वाली, है ना, देखते होंगे पेंसिल की नोड जो बीचों बीच वाली पॉइंट होती है, वही क्या होती है? ग्रेफाइट होती है। ब्लैक में देखिए, ब्लैक में होता है कुछ, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर एक जगह करंट लगाएंगे दूसरी जगह भी करंट पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। तो इसके आगे और जान लें कि गैलियम, गैलियम जो है, सीजियम जो होती है धातुएं होती हैं, ठीक है। गैलियम जो सीजियम है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एक नंबर वाले प्रश्न हैं। गैलियम, गैलियम हुआ और सीजियम, सीजियम, गैलियम सीजियम दो ऐसी धातुएं हैं। ये क्या हैं? धातुएं हैं, धातुएं हैं जो गलनांक क्या होता है? इतना कम होता है कि इन्हें हथेली पर, है ना, गलनांक इसका कम होगा, हथेली पर रखेंगे तो ये लिक्विड अवस्था में आ जाएगा, है ना। हथेली पर रखते ही क्या होता है? पिघल जाता है। गैलियम जो है सब धातु है, जो कि हम लोगों ने पढ़ा कि धातुएं क्या होती हैं? ठोस होती हैं, है ना। लेकिन इसमें क्या है? गैलियम भी धातु है, सीजियम भी धातु है, लेकिन इसका गलनांक कितना कम होता है कि क्या होता है? हाथ पे रखते ही पिघल जाता है। अजीब सा बात है। तो अन्य बातें समझ लें कि जो क्षार धातुएं हैं, जैसे धातु है सोडियम, क्षार धातु, सोडियम, लिथियम, है ना, और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, इतना मुलायम होता है। मतलब ये धातु है, ये क्या है? धातु है। अभी हम लोगों ने पढ़ा धातुएं बहुत ठोस होती है ना, लेकिन ये लिथियम भी धातु है, सोडियम, पोटेशियम भी धातु है। तो ये क्या होता है? इन्हें जो है चाकू से भी काटा जा सकता है। चाकू से क्या है? काटा जा सकता है, काटा जा सकता है ना। इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा कि पारा जो है लिक्विड फॉर्म में रहता है। आयोडीन क्या होता है? आयोडीन अधातु होते हुए भी क्या होता है? आयोडीन अधातु होते हुए क्या होता है? चमकदार होता है। कार्बन क्या होता है? कार्बन जो इसके विभिन्न रूप होते हैं उसी को हम एलोट्रॉप यानी अपरूप कहते हैं। ये कार्बन अधातु है ना। तो कार्बन अधातु होते हुए भी क्या है? ये देखिए एलोट्रॉप। तो ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट क्या अधातु होते हुए भी क्या होता है? विद्युत का सुचालक है। गैलियम सीजियम क्या होती हैं? धातुएं होती हैं, ठीक है। गैलियम सीजियम धातुएं होती हैं, जो गलनांक बहुत कम होता है, हाथ पर ही पिघल जाता है, जो कि हम धातुओं को ठोस कहा पहले, है ना। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ऐसी धातुएं इतनी नर्म होती हैं कि इन्हें चाकू से भी आराम से काट सकते हैं, ठीक है। तो धातुओं के का रासायनिक गुणधर्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। धातुओं के का रासायनिक गुणधर्म, ठीक। धातुओं का जो रासायनिक गुणधर्म होगा, जितनी भी धातुएं होती हैं, ठीक,
जितनी भी धातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन से मिल के क्या बनाती हैं, धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जितनी भी धातुएं होती हैं मतलब सभी धातुएं, है ना, सभी धातुएं क्या होती हैं, ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु एवं ऑक्साइड बनाते हैं। संगत धातु एवं ऑक्साइड बनाती हैं। मतलब धातुएं, जो धातु होती है ऑक्सीजन से मिलके, ऑक्सीजन से मिलकर के क्या बनाएगी, धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातु ऑक्साइड कुछ हम लोग उदाहरण के रूप में देख लें रिएक्शन। जैसे धातु है कॉपर का 2 अणु, ठीक है, 2 कॉपर है, ऑक्सीजन के साथ मिल के क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, CuO। तो डबल है, 2 अणु इसके 2 अणु उसके, दोनों के पास चले आएंगे, है ना। तो क्या होगा, ये क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। स्टूडेंट, जो 2 चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है उसकी डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भेज देंगे, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। अब देखिए जैसे क्या होगा, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम क्या है, धातु है, प्लस ऑक्सीजन से मिलके, है ना। यहाँ हम 4 एल्युमिनियम का ले रहे हैं पार्ट, मतलब 4 भाग ले रहे हैं, और 3 O2, ऑक्सीजन के 3 अणु ले रहे हैं। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा 2Al2O3। ये क्या है, धातु का ऑक्साइड है ना। ये क्या बना रहा है, धातु ऑक्साइड बना रहा है, धातु का ऑक्साइड, यानी क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्या बना रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, यानी क्या होता है, धातु ऑक्सीजन से साथ मिलके क्या बनाते हैं, धातु ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये भी कॉपर धातु है, ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड हो गया, ठीक। एल्युमिनियम धातु है, ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। मतलब कि क्या है, धातु ऑक्सीजन से साथ मिलके क्या बनाते हैं, सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। अब नोट में हम लोग कुछ जान लें क्या मेन चीज होती है। तो पहला क्या होता है, जो धातु का ऑक्साइड होगा, धातुएं, धातु का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड, ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। क्या होता है, क्षारीय, ठीक। धातु का क्या होगा, क्षारीय। तो मतलब ये जो धातु के ऑक्साइड जितने भी प्राप्त हो रहे हैं, ये और ये सब क्या है, ये सब जो होंगे क्षारीय प्रकृति के होंगे। जैसे कॉपर ऑक्साइड क्या होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। कभी कभी प्रश्न पूछता है कौन सा क्षारीय होगा, अम्लीय, तो हम कहेंगे कॉपर ऑक्साइड क्या होगा, ऑक्सीजन है ना, तो धातु ऑक्सीजन मिला हुआ है, तो ये क्या होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा, ठीक है। लेकिन दूसर का अगर हम लोग पढ़ें कि अधातु का ऑक्साइड क्या होगा, अधातु, अधातु का ऑक्साइड, अधातु का ऑक्साइड किस प्रकार का प्राप्त होता है, अधातु का ऑक्साइड जो होगा अम्लीय प्रकृति का होगा, अम्लीय होता है, ठीक है, अम्लीय प्रकृति का होगा जो अधातु होंगे। तो मतलब धातुएं क्या बनाती हैं, क्षारीय बनाती हैं, और अधातुएं क्या होती हैं, अम्लीय प्रकृति की होती हैं। जैसे क्या होता है, कभी कभी अम्ल वर्षा होता है ना, ठीक है, उसमें विभिन्न गैसें होती हैं, तो गैसें भी होती हैं, प्रदूषित वातावरण भी होता है, तो अम्लीय वर्षा होती है। तो जो अधातु का ऑक्साइड होगा क्या होगा, अम्लीय होगा, है ना। अब हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें आप लोगों के बुक में उभयधर्मी के बारे में दिया होगा, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। धातु अधातु हो गया, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म होंगे, धातुओं का दहन करने पर क्या होता है, यही सब पढ़ना हम लोगों को, ठीक। तो उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में हम लोग पढ़ लें। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड बहुत इम्पोर्टेंट है। उभयधर्मी ऑक्साइड, उभय का मतलब होता है दोनों, अम्लीय क्षारीय दोनों, इतना जान लीजिए। उभय का मतलब होता है दोनों ऑक्साइड, ठीक है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, यही हम लोगों को पढ़ना, ठीक है।
तो जो होती है कुछ धातु ऑक्साइड जो होती हैं, जैसे हम ले रहे हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड, है ना, एल्युमिनियम ऑक्साइड देखिए ये वाला, ठीक। और जिंक ऑक्साइड भी कह लेते हैं, वो भी धातु ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड होगा, क्योंकि जिंक भी क्या है, धातु है। तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल क्षार दोनों के साथ अपक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं, है ना। ये उभयधर्मी ऑक्साइड जो होगा, उभयधर्मी हम कह लें, उभयधर्मी ऑक्साइड, ऑक्साइड जो होता है अम्ल तथा क्षार, चाहे अम्ल लेंगे या क्षार लेंगे, तो क्षारक कोई भी जो है, ठीक है, क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड जो क्या होते हैं, अम्ल क्षार दोनों के साथ अपक्रिया करके, है ना। जो धातु ऑक्साइड होगा, धातु ऑक्साइड, ऑक्साइड ये क्या होगा, अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं, है ना, लवण तथा जल बनाते हैं। ये नियम है कि कोई भी धातु ऑक्साइड होगा, अम्ल चाहे अम्ल से और चाहे क्षार से क्रिया करेगा, तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और जल बनाएगा, है ना, ठीक है। ये नियम है। धातु ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार से क्रिया करके, ये भी ऐड कर लेते हैं इसी में, एक ही है, ठीक है, अम्ल तथा क्षार से क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या, उभय मतलब कि दोनों से क्रिया करेगा, अम्ल और क्षार दोनों से, है ना, धातु ऑक्साइड। तो हम लोग धातु ऑक्साइड के बारे में पढ़े, धातु भी होगा जिसमें धातु ऑक्सीजन जुड़ा हुआ ना, धातु ऑक्साइड। जैसे क्या होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, हम ले लेते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ये क्या है, अम्ल से क्रिया किया जाए अगर 6HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एल्युमिनियम ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करेंगे, क्या बन प्राप्त होगा, लवण, मतलब कि 2AlCl3 है, मतलब एल्युमिनियम क्लोराइड का 2 अणु और प्लस जल बनेगा, जल का कितना, 3 अणु बनेगा, है ना, जल का 3 अणु। देख लीजिए जो बचा है संतुलित करना, तो हम लोगों ने पढ़ा ही आगे, ठीक है। तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड अम्ल के साथ, है ना, एल्युमिनियम मतलब धातु ऑक्साइड, है ना, धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है, लवण, और क्या बना रहा है, जल बना रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा कि ये क्या, अगर धातु ऑक्साइड है कि अम्लीय होगा, क्षारीय, तो क्या होगा, अम्लीय माध्यम में होगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो धातु ऑक्साइड है, ठीक है, धातु ऑक्साइड जो होता है, हम लोगों ने पढ़ा कि ये धातु ऑक्साइड क्या क्षारीय होता है ना, लेकिन नहीं नहीं नहीं, ये क्षारीय होगा, वो सॉरी, क्या होता है, हम लोगों ने यही पढ़ा, देखिए धातु का जो ऑक्साइड होगा वो क्या होगा, क्षारीय होगा, ये हमारा क्या होता है, क्षारीय होता है, ठीक, ये क्षारीय होगा। तो धातु ऑक्साइड क्या, क्षारीय, अधातु जिसमें होगा वो अम्लीय होगा, है ना। तो ये हो गया कि धातु ऑक्साइड का, यहाँ हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा, धातु ऑक्साइड का अम्ल के साथ अपक्रिया, धातु ऑक्साइड का अम्ल के साथ अपक्रिया, धातु ऑक्साइड का अम्ल के साथ अपक्रिया करके क्या प्राप्त हो रहा है, लवण तथा जल प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड का क्षारक के साथ अपक्रिया, है ना, एल्युमिनियम ऑक्साइड का, एल्यूमिनियम, है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्षारक के साथ अभिक्रिया कैसे प्राप्त होगा। देखिए अगर हम बात करें कि एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड हुआ, प्लस क्षारक क्या, क्षारक 2NaOH
सोडियम हाइड्रोक्साइड का 2 अणु क्या कहलाता है? ये कहलाता है क्षारक। ठीक है, और ये क्या है? ये धातु ऑक्साइड है ना, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड का क्षारक के साथ अक्रिया करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है? लवण तथा जल प्राप्त होता है। तो सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड, सोडियम एल्युमिनियम O2 है ना। अब फिर प्लस क्या बनेगा? पानी बनेगा। ठीक है, तो लवण तथा क्या, ये क्या प्राप्त हो रहा है? लवण प्राप्त हो रहा है ना। और क्या है? ये जल। तो इस तरह से क्या होता है, देख रहे हैं कि जो हमने पढ़ा कि अम्ल क्षार से क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण तथा जल। ठीक है, तो इसमें देखिए क्षारक से करा रहे हैं तब भी लवण तथा जल मिल रहा है, अम्ल से करा रहे हैं तब भी यम्ल अम्ल यानी HCl से करा रहे हैं तब भी लवण तथा जल, दोनों स्थितियों में क्या होता है? प्राप्त होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग पढ़ें कि धातु ऑक्साइड का जल में घुलनशीलता है ना, जल में घुलनशीलता क्या है कि धातु ऑक्साइड का जल के साथ देख लें, जल में घुलता है कि नहीं घुलता। धातु ऑक्साइड का जल में घुलनशीलता देख लेते हैं, घुलनशीलता जल में। ठीक है, धातु ऑक्साइड का जल में घुलनशीलता। ठीक है, सॉल्बिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड इन वाटर, अगर हम इंग्लिश में पढ़ें तो सॉल्बिलिटी ऑफ मेटल माने क्या होता है? धातु। ठीक है, ऑक्साइड इन वाटर, पानी में क्या होगा? देखिए, जो अधिकांश धातु ऑक्साइड होते हैं जल में क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं, मतलब घुलते नहीं हैं। बहुत कम है देखने को मिलता है कि जो धातु ऑक्साइड होते हैं जल में घुलनशील होते हैं, अघुलनशील होते हैं। क्या बोल रहे हैं? देखिए, जो धातु ऑक्साइड होगा ये क्या होगा? जल में क्या होगा? अघुलनशील होता है। ठीक है, परंतु इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार बना देते हैं, मतलब कुछ जो धातु ऑक्साइड होंगे जल में घुल करके क्या बनाते हैं? क्षार बनाते हैं। घुल करके कुछ होते हैं, इसमें कुछ धातु होते हैं, कुछ धातु ऑक्साइडें होती हैं जो जल में घुल कर के क्या बनाती हैं? ये बनाती हैं क्षार। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्षार धातुएं क्या होती हैं? अघुलनशील होती हैं, लेकिन हम कह सकते हैं लेकिन या परंतु जल में क्या होती हैं? कुछ क्षार धातु होती हैं, धातु ऑक्साइड, वो जल में क्या होती हैं? घुल करके क्या बनाती हैं? क्षारक बनाती हैं, है ना। मतलब कि जो धातु ऑक्साइड होगा जल में अघुलनशील होता है ना, अघुलनशील होता है, लेकिन या परंतु कह सकते हैं कि कुछ धातु ऑक्साइड जो होंगी जल में घुल करके क्या बनाती हैं? क्षार बनाती हैं। ठीक है, तो जैसे देख लीजिए कैसे क्षार बनाएंगे। जैसे सोडियम ऑक्साइड को ले लेते हैं, सोडियम Na2O, सोडियम ऑक्साइड, अब प्लस पानी, ये क्या है? देखिए, ये बनाएगी 2NaOH, मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का 2 अणु बना रही है ना, क्योंकि देखिए H2 का भी 2 है ना, ये मतलब कि हाइड्रोजन का 2 है, सोडियम का 2 है, तो 2 तो लगेगा ही। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये क्षार होता है। क्या होता है? क्षार। तो मतलब ये जो धातु ऑक्साइड है, देखिए धातु सोडियम ऑक्साइड है ना, धातु ऑक्साइड, तो ये क्या है? जल में स्थिति क्या है इसकी? ये घुल करके क्या बना रही हैं? क्षार बना रही हैं, इसका मतलब यही है। तो जैसे क्या होता है? पोटेशियम ऑक्साइड K2O ले लेते हैं,
अगर इसको पोटेशियम ऑक्साइड मतलब धातु ऑक्साइड है, पोटेशियम क्या होता है, धातु होता है, और ऑक्साइड लगा है तो ऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्या है, पानी में मिली तो क्या बनाएंगी, 2KOH। ये भी क्या है, क्षार है। ये घुल करके क्या बना रहे हैं, क्षार बना रहे हैं। तो जो अलग अलग धातुएं होती हैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अलग अलग अक्रियाशीलता प्रदर्शित करती हैं, है ना। जैसे क्या है, सोना को ले लेंगे, प्लेटिनम ले लें, चांदी ले लें, जैसी धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करेंगी, है ना। तो मतलब सबकी अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, मतलब अक्रियाशीलता के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि अक्रियाशीलता के आधार पर ये क्या होती हैं, सबसे कम अक्रियाशील होती हैं। सबसे कम अक्रियाशील जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये क्या है, अक्रियाशीलता बहुत कम होती है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऐसी धातुएं ऑक्सीजन से अक्रिया नहीं करती, है ना। अगर करती तो उस पर भी जंग लग जाता, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ लें, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में अधिकतर पूछता है कि जो होती हैं कौन कौन धातुओं का ऑक्सीजन के साथ अक्रियाशीलता क्या होगी, है ना। धातुओं, अगर हम लोग पढ़ें तो धातुओं का ऑक्सीजन के साथ अक्रियाशीलता, धातुओं का ऑक्सीजन के साथ अक्रियाशीलता क्या होंगी। तो जैसे कुछ धातुएं होती हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम ले लेते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम ले लिए, का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा के देख लें, अभिक्रिया कराएंगे तो इस कंडीशन में जानते हैं कुछ धातु जैसे ये सोडियम पोटेशियम, हाँ, इतनी अधिक इनकी क्रियाशीलता होती है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं बहुत तेज़ी से। यदि इनको अगर खुला छोड़ दिया जाए सोडियम पोटेशियम को, तो इतनी तेज़ी से आग पकड़ लेती हैं। यही कारण है कि इनको आग लगने से बचने के लिए इनको क्या करते हैं, केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ठीक है। तो इनकी क्रियाशीलता इतनी तीव्र होती है, इतने एक्टिव होते हैं कि अगर इन्हें खुला छोड़ दिया जाए तो तेज़ी से आग भी पकड़ सकते हैं, है ना। यही कारण है कि इनको क्या केरोसिन के तेल में रखा जाता है ना। सोडियम पोटेशियम प्रश्न आता है बहुत ज़्यादा कि सोडियम पोटेशियम को केरोसिन के तेल में क्यों रखा जाता है। तो ये इसका एक कारण बहुत आसान है। सोडियम पोटेशियम इतनी अधिक तेज़ी से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, ये इनका ऑक्सीजन के साथ बहुत तेज अभिक्रिया होता है। मतलब कि जैसे हवा में संपर्क ले आए, ऑक्सीजन से मिली तो क्या होगा, हैं, बताइए। तो ये तुरंत आग भी पकड़ लेने का डर लगा रहता है। इसीलिए इसको क्या है, केरोसिन के यानी मिट्टी के तेल में इसको डुबो के रखा जाता है कि ताकि जो है ये बरकरार रहे, ऑक्सीजन के साथ संपर्क ना होने पाए, नहीं तो आग लगने का भय रहता है, ठीक है। ये तो हम लोग जान लिए। कुछ जो धातु ऑक्साइड हैं कह सकते हैं कि रक्षात्मक कवच बनाते हैं। यहाँ पढ़ लेते हैं, कुछ धातु ऑक्साइड रक्षात्मक कवच बनाते हैं। रक्षात्मक कवच बनाते हैं मतलब क्या होता है कि अब जैसे हमें क्या है, हमें अपने हाथों की सुरक्षा करनी है तो क्या, धूप से बचना है तो ग्लव्स लगा लेते हैं, तो क्या होता है, ये यहाँ तक का क्या हो गया, रक्षात्मक कवर हो गया, है ना। तो धूप नहीं लगेगी, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं किसी भी धातु पर परत चढ़ जाना,
है ना। परत चढ़ जाना क्या होता है, रक्षात्मक कवच का काम करता है ना। तो उस पे क्या होगा, ऑक्सीजन का बहुत कम संपर्क होगा, है ना। तो क्या होगा, आंतरिक पार्ट वहाँ से अगर पेंट कर दिया जाए लोहे को, तो आंतरिक पार्ट क्या है, जंग लगने से बचा रहता है ना। तो कुछ साधारण तापमान पर जो धातु की सतहें, जैसे मैग्नीशियम हुआ, एल्युमिनियम, जिंक, सीसा आदि पर ऑक्साइड की क्या होती है, परत चढ़ जाती है ना। ऑक्साइड की क्या चढ़ जाती है, परत चढ़ जाती है। ये क्या करता है, रक्षात्मक कवच क्या करता है, ऑक्सीडेशन से उन्हें ऑक्सीडेशन मतलब होता है ऑक्सीजन का संपर्क हो जाना, ऑक्सीडेशन से बचाता है ना। इससे क्या होती है, धातु धातु क्या होती है, संक्षारित यानी क्षरण होने से बच जाती है ना। तो कुछ धातुएं जैसे क्या होती हैं, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक, सीसा, है ना, लेड, सीसा भी कह सकते हैं, लेड, पीबी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये सभी जो धातु धातुओं की सतहें होती हैं, अगर हम सतहें मतलब क्षेत्रफल, एरिया मान लें कि कोई धातु है, उस पे क्या है, परत चढ़ गया है ना, इस पे क्या चढ़ गया है, परत चढ़ गया है। तो परत चढ़ने पर ये क्या है, रक्षात्मक कवर करती है ना, रक्षात्मक कवच बनाती हैं, रक्षात्मक कवच बनाती हैं। तो ये क्या है, आसानी से ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है इसमें, तो ये संक्षारित होने से बच जाती है, मतलब कि जंग लगने से और भी चीज़ों से क्या होती हैं, सुरक्षित हो जाती है। तो कुछ बात और जान लें कि एनोडीकरण, हम लोग मेन मेन बात पढ़ रहे हैं कि जो बोर्ड में हमारे लिए लाभदायक हो, ठीक है, हम लोग अच्छी तरह के समझ करके इस चीज़ों को अच्छी तरह से लिख सकें, है ना। एनोडीकरण, एनोडीकरण क्या है बेटा, एनोडीकरण ये भी इम्पोर्टेंट है। एनोडीकरण कभी कभी पूछ लेता है कि एनोडीकरण क्या होता है, हाँ। तो जैसे क्या होता है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है, ठीक है। वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की पतली परत जम जाती है ना। तो जैसे क्या होता है, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम पर क्या है, ऑक्सीजन के संपर्क में आ गया है, तो एल्युमिनियम पर क्या चढ़ जाता है, ऑक्साइड का क्या, पतली परत चढ़ जाता है ना, जम जाता है उस पर, जिसे संक्षारित होने से क्या होती है, बचाती है। तो इस परत को मोटा करके संक्षारित होने से, ठीक है, बचाया जा सकता है। तो यही एनोडीकरण है। एनोडीकरण मतलब होता है कि एल्युमिनियम है, कोई एल्युमिनियम है, तो इस पर क्या है, मोटी ऑक्साइड की परत जम गई है। एल्युमिनियम है, इस पे क्या है, मोटी ऑक्साइड की क्या है, इतना मोटा, मतलब मोटा ऑक्साइड है, मतलब कि जैसे क्या होता है, मोटाई होता है, इस पे क्या होता है, परत, कितनी मोटाई तक कितना परत जम गया है ना। तो वायु के संपर्क में आने पर क्या हो जाता है, ठीक है, एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की परत जम जाती है। इस पे वायु के संपर्क, ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर क्या होता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर ये एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की क्या होती है, मोटी परत जम जाती है, ठीक है, जिससे क्या होता है, एल्युमिनियम को संक्षारित होने से बचाता है, ठीक। और इस परत को मोटा करके, और भी मोटा करके क्या होता है, संक्षारित होने से बचाया जा सकता है। ये तो हुआ हमारा एनोडीकरण, मतलब एल्युमिनियम पर क्या है, ऑक्साइड की परत जम जाना, ठीक है, ऑक्साइड की परत जम जाना, यही है एनोडीकरण, ठीक है। एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की परत जम जाने से क्या होता है, इसमें संक्षारण होने से बचाया जा सकता है एल्युमिनियम को, है ना, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया क्या होता है, ये जानते हैं, जब एचसीएल
यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक, और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, है ना, HNO3, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक, और ये क्या है, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक कह सकते हैं, सांद्र नाइट्रिक, सांद्र नाइट्रिक मतलब सांद्र होता है, सांद्रता, सांद्र से हम लोग पढ़ेंगे। तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है, HNO3 कह सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये क्या होता है, ये 3:1 के अनुपात में होता है, ठीक है। अनुपात होता 3:1 के अनुपात में मिलाकर ये क्या बनाया जाता है, एक मिश्रण तैयार किया जाता है ना। इसका क्या किया जाता है, इसको मिश्रण किया जाता है ये, ठीक। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, है ना, ये क्या होता है, 3:1 के अनुपात में एक ताज़ा मिश्रण तैयार किया जाता है ना। तो ये क्या होता है, ये सोने को गलाने की भी क्षमता रखता है। सोना जो होता है इसको गलाने की क्षमता रखता है। प्लेटिनम, सोना, चांदी, है ना, सुनार के पास ये उपलब्ध होता है, ठीक है। एक्वारेजिया, अगर उससे सुनार से पूछेंगे एक्वारेजिया क्या है तो वो जानते होंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 पार्ट और नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग, है ना। तो क्या होता है, ये मिश्रण तैयार किया जाता है, ठीक है। तो ये सोने को गलाने की क्षमता रखता है, ठीक है। जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेले क्षमता नहीं होती है, दोनों अम्ल में अकेले, अगर अकेला रहेगा तो ये क्षमता नहीं होती है, लेकिन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या होता है, क्षमता बढ़ जाएगी। एक्वारेजिया क्या होता है, भवकता द्रव होता है, इसे भवकता द्रव भी कहते हैं, जो प्रबल संक्षारक होता है। क्या होता है, संक्षारक, मतलब कि धातु को संक्षारित कर देता है, ठीक है, संक्षारक होता है। संक्षारक मतलब क्या होता है, गला देता है, पूरी तरह से क्या क्षारित कर देता है। तो इस प्रकार से हम लोग एक्वारेजिया के बारे में पढ़ लिए कि 3:1 के अनुपात में हाइड्रोक्लोरिक, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल को मिलाकर, हैं, एक घोल तैयार किया जाता है जिसे एक्वारेजिया कहते हैं। ये संक्षारक प्रवृत्ति का होता है, जो सोने, प्लेटिनम, अन्य चीज़ों को गलाने की क्षमता रखता है, धातुओं को, है ना। धातु सोना है, इसको गलाने की क्षमता इसके इन दोनों के पास है, जब दोनों को मिला दिया जाए, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग एक्वारेजिया के बारे में पढ़ लिए हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।